नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। आईपीएल में कमेंट्री के लिए सांकेतिक भाषा शुरू करना है एक स्वागत योग्य कदम। मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका, यूडीआईडी को दिव्यांगों के लिए माना जाए एकमात्र दस्तावेज। दिव्यांग छात्र की मेहनत और लगन को देख हरियाणा बोर्ड को बदलना पड़ा, अपना 54 सालों का इतिहास उठाया ये कदम। बच्चों के इंटरसेक्स ऑपरेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किया नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनने और बोलने में अक्षम वकील हुई पेश, सीजेआई ने दुभाषिए की मदद से बहस करने की दी इजाजत। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि वेतन को देखे बिना ही ड्यूटी के दौरान विकलांगता का सामना करने वाले कर्मचारी को दिया जाए मुआवजा। सुनेंगे एनएफबी के जॉब अलर्ट्स। आईआईटी बंगलौर शुरू कर रहा है एक्सेसिबल प्रोडक्ट मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क कानूनी सलाह। करनाल में एक्सीडेंट के बाद हंगामा, कार की टक्कर से गिरी महिला, परिजनों ने दिव्यांग को जमकर पीटा। बिहार के इमामगंज में सभी दिव्यांगों ने किया मतदान। व्हील चेयर पर दर्शन की मांग को लेकर केरल हाईकोर्ट में याचिका दर्ज। वाराणसी में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए ट्राइसिकल का इंतजाम। लोकसभा चुनाव के कारण जानबूझकर रोकी गई मासिक सहायता। प्रयागराज में सड़क पर निकले दिव्यांग सभी से बोले करें मतदान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुजुर्ग व दिव्यांग जनों ने घर से किया मतदान। बिहार में अस्पतालों में दिव्यांगों के लिए बनेंगे अलग काउंटर्स। विकलांग विवाह समारोह के लिए आयोजित की गई विकलांग चेतना परिषद की सभा, 2 दिवसीय संगोष्ठी अगस्त में। न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas
as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका इस प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विकलांगता जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और न्यूज एंकर आरजे गौरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। कई जगहों पर विकलांग जनों से अपील की जा रही है कि वो मतदान करें, तो कहीं किसी जगह पर मतदान की वजह से पेंशन को रोका गया है। तो आज के कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम में हम सुनेंगे वोटिंग से जुड़ी तमाम ऐसी अपडेट्स जो विकलांग लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, और साथ ही साथ हम सुनेंगे देश भर से आ रही अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो डिसेबिलिटी जगत की बड़ी हलचल मानी जा सकती है। हाई कोर्ट से आने वाले कुछ फैसले, कुछ जॉब अलर्ट्स के साथ सुनते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। बहरहाल अभी तक आप सुन चुके हैं आज के शो की हेडलाइंस, तो करते हैं आगाज डिटेल न्यूज बुलेटिन का। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर है आईपीएल से। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अब कमेंट्री के लिए सांकेतिक भाषा शुरू करने का विचार किया जा रहा है। दोस्तों, क्रिकेट ने इस देश को मजबूत बनाया है, और जहां विकलांगता अधिकार अभी भी शुरुआती चरण में है, समावेशिता पर बातचीत अक्सर सक्षम मानकों द्वारा निर्देशित की जाती है। अगर क्रिकेट में समावेशिता लाई जाए तो देश भर में इसका असर देखने को मिल सकेगा। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में सांकेतिक भाषा सहायता सेवाएं कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहुंच प्रोटोकॉल का हिस्सा रही हैं। कैप नाउ, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, आर्सेनल का घरेलू मैदान, एमिरेट्स स्टेडियम या इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के घर वेम्बली जैसे क्लब्स में आगंतुकों की मदद के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषियों का प्रावधान किया जाता है। भारत में जहां WHO के अनुमान के अनुसार लगभग 63 मिलियन लोग महत्वपूर्ण श्रवण हानि से पीड़ित हैं, सार्वजनिक स्थानों और सामुदायिक गतिविधियों तथा सेवाओं तक समान या निर्बाध पहुंच एक चुनौती बनी हुई है। भारत में हाल के वर्षों में विकलांगता अधिकारों पर महत्वपूर्ण आंदोलन देखा जा रहा है, जिसमें पहुंच का प्रश्न सर्वत्र प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। शीर्ष अदालत ने विकलांग व्यक्तियों के प्रति रूढ़िवादिता के इस्तेमाल के खिलाफ संवेदनशीलता पर परामर्श शुरू किया है। हालांकि आईपीएल में सांकेतिक भाषा में कमेंट्री की शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। ये अवसर और समानता पर बड़ी बातचीत की प्रतीक्षा अभी भी कर रहा है। इसके लिए सामुदायिक दृष्टिकोण को फिर से आकार देने और सभी व्यक्तियों की जरूरतों को पहचानने की आवश्यकता है। दोस्तों, खबर है मदुरई से। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका पर केंद्र और राज्य को नोटिस देने के आदेश दिए हैं, जिसमें तंजावुर जिले और अन्य जिलों में ट्रेनों और बसेस में यात्रा करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र यानी UDID कार्ड को ही एकमात्र प्रमाण पत्र के रूप में मानने के निर्देश की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने स्वामी मलाई सुंदरा विमल नाथन द्वारा दायर जनहित याचिका पर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि वो विकलांग व्यक्ति है, इसीलिए वो ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं।
रेल किराए में रियायत और अन्य लाभ पाने के लिए अधिकारियों द्वारा विभिन्न दस्तावेज मांगे जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों को बसों में यात्रा करते समय ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ता है। यूडीआईडी कार्ड का वितरण केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सरकारी लाभ पहुंचाने में दक्षता में सुधार और आसानी लाना है। यूडीआईडी कार्ड पूरे देश में मान्य है, इसीलिए याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख किया है। उन्होंने दिव्यांगों द्वारा आरक्षण, छात्रवृत्ति जैसे अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए यूडीआईडी कार्ड को ही एकमात्र प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग करने के निर्देशों की मांग की है। दोस्तों, एक और खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट बच्चों के इंटरसेक्स ऑपरेशन पर याचिका का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने याचिका पर एसजी ऐश्वर्या भाटी से सहायता करने के लिए भी कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में देश भर में हो रहे इंटरसेक्स ऑपरेशंस पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगाता है, जहां बच्चे ने सहमति भी दी हुई है। अन्य जगहों पर इस तरह के इंटरसेक्स ऑपरेशन को अपराध माना जाता है। इसमें कहा गया है कि इसे लेकर हमारे पास कोई कानूनी तंत्र मौजूद ही नहीं है। मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी करवाकर जवाब मांगा है। सीजेआई ने कहा कि वो इस मामले में एएसजी ऐश्वर्या भाटी से अदालत की सहायता करने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों, अब मामला सुनते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहली बार मूक बधिर यानी बोलने और सुनने में अक्षम एक वकील ने अपना केस पेश किया है। सीजेआई ने खुद इन्हें दुभाषियों की मदद से बहस करने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनने और बोलने में अक्षम ये महिला वकील है सारा सनी। इन्होंने इशारों की मदद से और इशारों की भाषा में सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात समझाई है। दुभाषीय सौरभ राय चौधरी की मदद से ही सही, लेकिन कोर्ट तक वो बातें पहुंचा चुकी हैं। बेंगलुरु की रहने वाली वकील सारा सनी को वर्चुअल कोर्ट के सामने लाने के लिए वीडियो स्क्रीन स्पेस देने से कोर्ट के कंट्रोल रूम ने मना कर दिया था। हालांकि बहस शुरू हुई और स्क्रीन पर सौरभ राय चौधरी सारा से मिले और इशारों से कोर्ट को समझाने लगे। बहस के दौरान जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इशारे समझकर सौरभ राय चौधरी को दलीलें देते सुना, तो स्टाफ और सौरभ दोनों से कहा गया कि सारा सनी को भी स्क्रीन पर जगह दी जाए। इसके बाद दोनों ही स्क्रीन पर आए और अपनी बात को कोर्ट में समझा पाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में एक आम शुक्रवार की सुबह का रोजमर्रा का कामकाज खास हो गया, क्योंकि ये पहला अवसर था जब किसी सुनने और बोलने में अक्षम वकील ने अपनी पेशी दर्ज करवाई हो। सारा सनी की पेशी का इंतजाम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संचिता एन ने करवाया है। गौरतलब है कि सीजेआर डीवाई चंद्रचूड़ हमेशा ही न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की वकालत करते हैं। पिछले साल ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर के व्यापक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के आदेश भी दिए थे। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए न्याय प्रणाली और अधिक सुलभ बनाना और सुप्रीम कोर्ट में आने वाले अक्षम व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना था। इस केस के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने देश भर की अदालतों को विकलांग वकीलों और विकलांगवादियों के स्वागत योग्य स्थानों में बदलने के लिए अपने मिशन पर लगातार आवाज उठाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीजेआई ने खुद 2 दिव्यांग बेटियों को गोद लिया है। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में सुबह करीब 10 बजे उस समय सब हैरान हो गए थे जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी दोनों दिव्यांग बेटियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एंट्री की थी। इसके बाद वो उन्हें बाहर की तरफ से, जहां से वकील और पक्षकार कोर्ट नंबर 1 में आते हैं, वहां लेकर वे पहुंचे, जिसके पश्चात सीजेआई दोनों को व्हील चेयर पर ही कोर्ट रूम नंबर 1 में लेकर गए थे। दोस्तों, खबर है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से, जहां पर फैसला सुनाया गया है कि जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान विकलांगता का शिकार होता है वो अधिसंख्य अवधि तक यानी ज्यादा से ज्यादा अवधि तक
वैकल्पिक रोजगार की उपलब्धता तक देय वेतन के खिलाफ बिना किसी समायोजन के मुआवजे का हकदार है। अदालत में एक रीट याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें प्रतिवादी उत्तर भारतीय रेलवे के महाप्रबंधक को याचिकाकर्ता संत कुमार को तत्काल पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी, क्योंकि वो स्थायी रूप से अक्षम हो गए थे। न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी ने निर्देशों के माध्यम से 2016 के अधिनियम को लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि वैकल्पिक पद की उपलब्धता तक विकलांगता से पीड़ित कर्मचारी अतिरिक्त पद पर रहेंगे और उसे सेवा लाभ के साथ वेतन मिलता रहेगा। प्रतिवादी ने ये स्वीकार करने के बावजूद कि याचिकाकर्ता वैकल्पिक पद की पेशकश की तारीख तक वेतन का हकदार है, 1923 अधिनियम के तहत देय मुआवजे के खिलाफ वेतन समायोजित किया है। न्यायालय ने कहा है कि 1923 अधिनियम के साथ साथ 2016 अधिनियम लाभकारी कानून का एक हिस्सा है और दोनों अधिनियमों का इरादा और उद्देश्य एक कर्मचारी के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों की आजीविका और सम्मान की रक्षा करना और उन्हें नुकसान से बचाना है। दोस्तों, खबर हरियाणा के विद्यालय शिक्षा बोर्ड से। यहाँ पर बोर्ड ने दिव्यांग छात्र की मेहनत और लगन को देखकर अपने 54 सालों का इतिहास बदल दिया। शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का ये छात्र अब बोर्ड की परीक्षा घर से ही दे सकेगा। ये पहली बार हुआ है कि जब किसी छात्र को बोर्ड की परीक्षा घर से देने की अनुमति मिली है। इतना ही नहीं, छात्र के लिए घर पर ही पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। छात्र को लेखन राइटर भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि विद्यालय प्राचार्य राजेंद्र आजाद दृष्टिबाधित हैं और वे भिवानी स्थित बोर्ड कार्यालय जाकर चेयरमैन से मिले। उन्होंने छात्र आर्यांश की स्थिति से चेयरमैन जी को अवगत कराया, जिसके बाद बोर्ड ने छात्र को घर से ही परीक्षा देने की अनुमति दी। राजेंद्र ने बताया कि आर्यांश होनहार छात्र है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि ये बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित है, वो चल फिर नहीं सकता। इस कारण बोर्ड ने घर पर ही परीक्षा केंद्र के समान सभी व्यवस्थाएं की हैं। उसे लेखक भी दिया गया है। बोर्ड कर्मचारी ही घर पर प्रश्न पत्र लेकर जाएंगे, उत्तर पुस्तिका भी वो लेकर आएंगे। इसी के साथ एक ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया है, जिसकी निगरानी में परीक्षा होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक आनुवांशिक बीमारी है जो मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। मांसपेशियों की बीमारी से संबंधित अन्य लक्षणों का कारण बनती है, जिससे चलने फिरने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। ये उन मांसपेशियों को प्रभावित कर सकती हैं जो आपके हृदय और फेफड़ों को कार्य करने में मदद करती हैं। दोस्तों, अब बारी है जॉब अलर्ट सुनने की। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार हैदराबाद ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक रिक्ति आरक्षित की है। दरअसल यहाँ पर 96 विभिन्न पर्यवेक्षकों की और टेक्नीशियंस के लिए पद भर्ती की जानी है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 अप्रैल और अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं spphyderabad.spmcil.com पर। इसके बाद DSSSB ने LV के लिए 3 रिक्तियां आरक्षित की है। NCT दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के लिए 414 विभिन्न पदों की भर्ती की जानी है। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 19 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए आपको जाना होगा DSSSB यानी 3 बार S DSSSB.delhi.gov.in पर। इसी के साथ DSSSB ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक रिक्ति आरक्षित की है। ये रिक्ति जिला और सत्र न्यायालयों के लिए 40 विभिन्न पदों की भर्ती में से एक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 18 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं DSSSB.delhi.gov.in पर। इसके बाद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 25 रिक्तियां आरक्षित की हैं। यहाँ पर कुल 1499 पशु चिकित्सा एवं पशुधन निरीक्षक आदि की भर्ती में LV को शामिल करते हुए ये रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 17 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं DSSSB.delhi.gov.in पर। दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय ने 158 संकायों की भर्ती में PWDs के लिए 6 रिक्तियां आरक्षित की है। आपको अपना आवेदन 14 अप्रैल तक ही करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं www.dtu.ac.in पर।
दोस्तों, इसी के साथ जॉब अलर्ट्स यहीं समाप्त होते हैं, लेकिन हमारा अलर्ट सेक्शन अभी भी जारी है। आप यहाँ पर सुन सकते हैं लीगल एडवाइसेस के लिए आप किससे संपर्क कर सकते हैं उसके बारे में, और इसी के साथ आप जान सकते हैं कि IIT बेंगलोर द्वारा सुलभ उत्पाद प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा के बारे में। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है, और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। तो दोस्तों, आइए अलर्ट सेक्शन में हम सुनते हैं IIT बेंगलोर द्वारा शुरू किया जा रहा ये नया कार्यक्रम, जिसका नाम है उत्पाद प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा, यानी कि एक्सेसिबल प्रोडक्ट मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से IIT-B में डिजिटल उत्पाद डिजाइन और प्रबंधन यानी PGD-DPDM में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम है। ये एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है और इसे ऑन कैंपस मोड में वितरित किया जाएगा। किसी भी स्नातक डिग्री वाले छात्र की इस पाठ्यक्रम के लिए पात्रता मान्य की जा सकती है। कृपया अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के लिए और कार्यक्रम के दौरान पहुंच संबंधी सहायता का अनुरोध करने के लिए आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आपको पाठ्यक्रम के प्रवेश विवरण के साथ साथ उपलब्ध हो जाएगा www.iiitb.ac.in पर। साथ ही साथ पाठ्यक्रम की विवरणिका आपको tinyurl.com पर भी मिल सकेगी। शीघ्र ही IIT बेंगलुरु के बाहर के इच्छुक छात्रों के लिए एक ऑनलाइन ओपन हाउस भी आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, क्या आपका कोई परिचित व्यक्ति विकलांगता अधिकारों, सेवा मामलों, जनहित याचिका या तलाक या मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों की चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो वो मदद पा सकता है। विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मुफ्त कानूनी परामर्श अगर आप चाहते हैं, तो आप मार्गदर्शन के लिए या किसी सेवा के मामले में सहायता के लिए या फिर अदालत में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पड़ने पर एक नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर है 8447843740 यानी कि 844-784-3740। याद रहे, आपके अधिकार मायने रखते हैं। कानून व्यवस्था को आप अकेले न संभालें।
समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आप कॉल करें इस नंबर पर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं कार्यालय में। कार्यालय का पता है 520 5वीं मंजिल, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग, 12 खंबा रोड, कैनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001। दोस्तों, खबर हरियाणा के करनाल से। यहाँ पर एक सड़क हादसे में जमकर बवाल हुआ है। दरअसल एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी पर एक महिला चालक थी। टक्कर के बाद महिला जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे के बाद महिला के परिजन भड़क उठे। उन्होंने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि कार चालक एक दिव्यांग शख्स था। महिला के परिजनों ने दिव्यांग युवक के साथ मारपीट भी की और अब ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसी दिव्यांग युवक की गाड़ी से हादसा हो गया था। हादसे में महिला को मामूली चोट आई थी। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। करनाल के सेक्टर 13 में ये युवक जो दिव्यांग है अपनी गाड़ी से घर निकल पड़ा था। अचानक ही मोड़ पर उसकी एक स्कूटी से टक्कर हो गई, जिससे महिला को चोट आई। लेकिन उसके बाद वहां पर महिला के परिवार के सदस्य जमा हो गए और गाड़ी सवार दिव्यांग युवक के साथ मारपीट की गई। दोस्तों, खबर सुनते हैं केरल हाईकोर्ट से। एक महिला श्रद्धालु की शिकायत पर इनकी याचिका में मंदिरों में व्हील चेयर के लिए इजाजत मांगी गई है। वकील वी राम कुमार नामिबियार को नियुक्त किया गया है। याचिका 20 मई के लिए निर्धारित है। व्हील चेयर पर दर्शन की मांग को लेकर केरल हाईकोर्ट में ये याचिका दर्ज की गई है। उच्च न्यायालय ने शारीरिक रूप से अक्षम भक्तों को उचित दर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए मंदिरों के नालाम्बलम के अंदर व्हील चेयर की अनुमति देने की मांग करने वाली एक भक्त की लिखित शिकायत के आधार पर स्वतः संज्ञान मामला शुरू किया है। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति हरिशंकर वी मेनन की पीठ ने याचिका पर विचार करते हुए राज्य त्रावणकोर, कोचिन और मालाबार देवासम बोर्ड को 4 हफ्ते के भीतर सुझाव के तथ्यों और परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने वकील वी राम कुमार नाम्बियार को मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है और याचिका की तारीख 20 मई तय की जा चुकी है। ये मामला एक महिला भक्त द्वारा पीठ को लिखी गई शिकायत से उपजा है, जिसमें कहा जाता है कि चूंकि वो शारीरिक रूप से अक्षम है, इसीलिए उनकी गतिशीलता के लिए व्हील चेयर का उपयोग आवश्यक है। चूंकि मंदिर के अधिकारियों ने नालाम्बलम में व्हील चेयर की अनुमति नहीं दी, इसलिए उनके पिता और पति को उन्हें दर्शन कराने के लिए ले जाना पड़ा। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि देवताओं की ऊंची स्थिति के कारण जमीन पर बैठकर उन्हें देखना चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस तरह के प्रतिबंध आध्यात्मिक पूजा के अनुभव को कमजोर कर देंगे और भक्तों के मनोबल को हतोत्साहित करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आइए सुनते हैं देश भर से आ रही इलेक्शन से जुड़ी और विकलांगता जगत पर प्रभाव डालने वाली तमाम अपडेट्स। दोस्तों, खबर वाराणसी के चंदौली से। जनपद में लोकसभा चुनाव पर मतदाताओं की सुविधा की तैयारी शुरू हो चुकी है, ताकि मतदान के दौरान किसी भी मतदाता को परेशानी न हो और मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। वहीं दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा के लिए ट्राइसिकल का इंतजाम भी किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंदौली संसदीय क्षेत्र 76 के लिए 1 जून को मतदान किया जाएगा। जनपद की संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 1868 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 1500 ग्रामीण क्षेत्रों में है और करीब 300 शहरी क्षेत्र में मतदान केंद्र शामिल हैं। बूथों पर पहुंचने वाले मतदाताओं को गर्मी और लू से दिक्कत ना हो, इसलिए और बचाव को लेकर भी सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए ट्राइसिकल का इंतजाम भी यहां पर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मतदान स्थल पर छाया और पानी की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो पाए। दोस्तों, खबर एक बार फिर से है बिहार से। अब बारी आती है गया के इमामगंज की। यहाँ पर दिव्यांग व वृद्धों ने बैलेट पेपर के साथ 100% मतदान किया है। इमामगंज प्रखंड में बुधवार को दिव्यांगजन व वृद्धों के घर जाकर कड़ी सुरक्षा के बीच बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराया गया।
मतदाताओं ने अपना वोट मतपेटी में डाला। इस संबंध में बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि दिव्यांग व 85 साल के ऊपर के वृद्ध मतदाताओं को मतदान केंद्र पर आकर लाइन में लगकर ईवीएम मशीन से मतदान करने में परेशानी होने के कारण वे अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्हें इस बार घर घर जाकर पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया गया। उन्होंने बताया कि इमामगंज में 85 साल के ऊपर के 6 मतदाता थे, वहीं कुछ दिव्यांग मतदाता भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि घर घर जाकर 100% बैलेट पेपर से मतदान कराकर बक्से को कंट्रोल रूम औरंगाबाद में जमा कर दिया गया। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। बुधवार को पोलिंग पार्टी ने 85 वर्ष के बुजुर्गों दिव्यांगों के घर जाकर होम वोटिंग कराई। होम वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। जिला निर्वाचन अधिकारी ने तहसील रामपुर मनिहारन में 48 बुजुर्ग व दिव्यांगों को होम वोटिंग कराने के लिए 3 टीमें बनाई थी, जिन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं को होम वोटिंग कराई। 48 मतदाताओं में से 2 मृतक पाए गए। टीम ने 46 मतदाताओं को होम वोटिंग कराई। मतदाता नियामत शाहन अहमद, मोबिन, जहीद, महेंद्र प्रताप आदि का कहना है कि उन्हें होम वोटिंग की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी। वो इसके लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं। वहीं परिजनों ने भी होम वोटिंग की व्यवस्था को सराहनीय कदम बताया। इस व्यवस्था से बुजुर्ग दिव्यांगजन अपने मत का प्रयोग कर सके। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बुधवार को राजकीय दृष्टिबाधित छात्रावास सीपीआई परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मूक बधिर विशेष विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। सभी से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा गया। इसके बाद बच्चे कतारबद्ध होकर सड़क पर निकल पड़े। सीवी के सामने हनुमान मंदिर तक वे आए, जहां पर मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई और रैली वापस छात्रावास के परिसर में आकर खत्म हुई। दोस्तों, खबर है तमिलनाडु के चेन्नई से। यहां पर तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर राइट्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयर गिवर्स यानी टेराडैक के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने चुनाव का हवाला देते हुए जानबूझकर 7 लाख विकलांग व्यक्तियों के लिए अप्रैल के महीने की सहायता रोक दी है। इसीलिए अब बुधवार को सदस्यों ने मुख्य सचिव शिवदास मीना को खोलकर पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप करने और लाभार्थियों के जल्द से जल्द राशि जारी करवाने की मांग की है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा दिए जाने वाले 1500 और 2000 रुपए के वजीफे और राजस्व विभाग द्वारा दिव्यांगों और बुजुर्गों को वितरित किए जाने वाले भत्तों को आगामी संसदीय चुनाव के कारण राज्य भर में कथित तौर पर रोक दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लाभार्थियों को बहुत बड़ा असर सहना पड़ा। योजना के तहत सहायता राशि 2 श्रेणियों में दी जाती है। सबसे पहले सभी प्रकार की विकलांगताओं के लिए लगभग 4.5 लाख लाभार्थियों को 1,500 रुपए की मासिक सहायता दी जाती है। दूसरे लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों को 5 प्रकार के दिव्यांगों को 2,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाती है, जिसमें 75% से अधिक बौद्धिक विकलांगता और गंभीर शारीरिक विकलांगता वाले लोग भी शामिल हैं। लेकिन जो धनराशि हर महीने की 5 तारीख को जारी की जाती थी, वो अभी भी अप्रैल के महीने के लिए जारी नहीं की गई है। विकलांगता अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच एनपीआरडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एस नंबूराजन ने कहा है कि जब लाभार्थी चेन्नई और अन्य जिलों में सहायता प्राप्त करने गए तो उन्हें बताया जा रहा था कि सहायता का वितरण किया जा रहा है और ऐसा लोकसभा चुनावों के कारण किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा चुनाव आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आचार संहिता और चुनाव संबंधी कार्यों के कारण वर्तमान में पूरे तमिलनाडु में लाभार्थियों के लिए राशि जारी करने में असमर्थता है। एस नंबूराजन जी का कहना है कि ये जानबूझकर किया गया प्रयास लगता है, इसलिए धन की खरीद के लिए टेराडैक और एनपीआरडी के सदस्यों ने सीएस को हस्तक्षेप करने और जल्द से जल्द धनराशि जारी करने की सलाह दी है। दोस्तों, खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर से।
यहाँ के CS डॉक्टर अजय कुमार ने बुधवार को सदर अस्पताल अधीक्षक सहित सभी PHC प्रभारियों को पत्र लिखकर अस्पतालों में दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर बनाने के निर्देश दिए। CS ने अपने निर्देश में कहा है कि गर्मी में बुजुर्ग और दिव्यांगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों में इन दोनों के लिए बैठने और पानी का इंतजाम किया जाए। CS ने बताया कि सभी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अलग काउंटर बनाकर दिव्यांग और बुजुर्गों को दवाइयां दिलाएं। इसके अलावा अस्पतालों में किसी भी तरह की दवा की कमी न होने पाए। CS ने प्रभारियों को निर्देश दिए कि वो अस्पताल की हर हफ्ते रिपोर्टें सौंपे ताकि खामियों को दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि उनके यहाँ सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मचारी अपने पूरे ड्रेस में रहें। बिना ड्रेस के पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सफाई एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वो अस्पतालों की सफाई पूरी तरह से कराएं। दोस्तों, खबर आती है बिलासपुर से। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद की एक आवश्यक बैठक गीता देवी रामचंद्र अग्रवाल विकलांग अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मोपका के भव्य सभागार में डॉक्टर विनय कुमार पाठक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती विद्या केडिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें विकलांग विवाह, राष्ट्रीय अधिवेशन में विकलांग विमर्श विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी सहित अनेकों योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर पाठक ने बताया कि आगामी 17 एवं 18 अगस्त को वार्षिक अधिवेशन के साथ विकलांग विमर्श पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। श्रीमती विद्या केडिया ने बताया कि पिछले वर्ष विकलांग विवाह के आयोजन को अच्छा प्रतिसाद मिला था। इस वर्ष भी 14-15 जुलाई को ये विवाह समारोह किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से आरंभ हो चुकी हैं। मदन मोहन अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री ने जुलाई-अगस्त माह में 2 शिविर आयोजित करने की भी बात कही तथा अस्पताल के सतत कार्य करने पर विचार आमंत्रित किया। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। IPL में कमेंट्री के लिए सांकेतिक भाषा शुरू करना है एक स्वागत योग्य कदम। मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका, UDID को दिव्यांगों के लिए माना जाए एकमात्र दस्तावेज। दिव्यांग छात्र की मेहनत और लगन को देख हरियाणा बोर्ड को बदलना पड़ा अपना 54 सालों का इतिहास, उठाया ये कदम। बच्चों के इंटरसेक्स ऑपरेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किया नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनने और बोलने में अक्षम वकील हुई पेश। CJI ने दुभाषिए की मदद से बहस करने की दी इजाजत। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि वेतन को देखे बिना ही ड्यूटी के दौरान विकलांगता का सामना करने वाले कर्मचारी को दिया जाए मुआवजा। सुनेंगे NFB के जॉब अलर्ट्स। IIT बंगलौर शुरू कर रहा है एक्सेसिबल प्रोडक्ट मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क कानूनी सलाह। करनाल में एक्सीडेंट के बाद हंगामा, कार की टक्कर से गिरी महिला, परिजनों ने दिव्यांग को जमकर पीटा। बिहार के इमामगंज में सभी दिव्यांगों ने किया मतदान। व्हील चेयर पर दर्शन की मांग को लेकर केरल हाईकोर्ट में याचिका दर्ज। वाराणसी में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए ट्राइसिकल का इंतजाम। लोकसभा चुनाव के कारण जानबूझकर रोकी गई मासिक सहायता। प्रयागराज में सड़क पर निकले दिव्यांग सभी से बोले करें मतदान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुजुर्ग व दिव्यांग जनों ने घर से किया मतदान। बिहार में अस्पतालों में दिव्यांगों के लिए बनेंगे अलग काउंटर्स। विकलांग विवाह समारोह के लिए आयोजित की गई विकलांग चेतना परिषद की सभा 2 दिवसीय संगोष्ठी अगस्त में।